ओके सर। यस सर। ठीक है। एविडेंसेस यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसके बाद समझाऊंगा। पर क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर समझेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है, एविडेंसेस का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग कि उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिए, उन क्या सबूत दिए कि भाई मैं जो भी बात कह रहा हूँ इसके पीछे मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैं किन आधार पे ये बातें कह रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहली चीज किया गई, इसको लिख सकते हो, जिग फिट, FIT। ठीक है। उन्होंने क्या कहा, geographical he found geographical similarities along the both coasts of Atlantic Ocean। अब इसको लिख लिया ना सबने? अब इसके आगे लिखो। हाँ, लिखना क्या, समझो। ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज मतलब क्या होता है कि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ सरफेस। तो उन्होंने एटलांटिक ओशियन के दोनों कोस्ट पर ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज पाई। इसका मतलब होता है कि जो दोनों कोस्ट हैं, दोनों तरफ के, उन पर उन्हें एक ही तरीके का रॉक फॉर्मेशन दिखाई दिया। इसको थोड़ा और समझाता हूँ क्लियरली। जैसे अटलांटिक ओशन यही है, सबको क्लियर है। अब उन्होंने क्या देखा कि इधर की जो रॉक है ब्राजील की, और अफ्रीका की इधर की जो रॉक्स हैं, वो मैचिंग है, मैच करती हैं। ऐसे ही इधर के जो पहाड़ हैं या फिर इधर के जो रॉक्स होंगे, वो नॉर्वे स्वीडन इस एरिया के रॉक से मैच करते हैं। पहली चीज, तो उन्होंने क्या देखा, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज। ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज मतलब समझ रहे हो ना, एक जैसा दोनों तरफ कंटेंट दिखाई देना, एक तरीके की रॉक दिखाई देना, ये उन्होंने पाया। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो क्लियरली, आप साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इससे और इससे अगर मैच करो और इसको इधर लाके फिट करने की कोशिश करो तो हो जाएगा। यस सर। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा ना? कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये फिट हो रहा है ना इसमें। ठीक है। इसी को कहते हैं जिग्सॉ हाँ। फिट। हम पजल्स वगैरह देखते हैं, कभी देखा होगा आप लोगों ने, मैच करने की कोशिश की होगी पजल्स, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना? तो ये क्या हो रहा है, फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे एक दूसरे में? उसी तरीके से उन्होंने पाया कि ये जो कॉन्टिनेंट्स के जो कोस्ट हैं, कोस्ट मतलब समझ रहे हो, कॉन्टिनेंट का जो किनारे वाला एरिया जो समुंदर से टच होता है, ठीक है, उसे कोस्ट कहते हैं। तो ये जो कोस्ट है ये फिट हो रहे हैं किसमें, जाके दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। इसी तरीके से अमेरिका का भी फिट हो रहा था इस तरफ। तो उन्होंने ये पाया कि इस तरीके से मैं अगर फिट करने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिट होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल के लिए आपको दे देता हूँ। जैसे ये साउथ अफ्रीका है, तो इधर आप देखते होंगे ये रेड सी है और ये पर्शियन गल्फ है, इस तरीके का। ठीक है। तो ये भी आपको ऐसा लगता होगा इधर देखने में कि ये दोनों भी कभी ना कभी चिपके रहे होंगे, ऐसे ही ये भी दोनों चिपके रहे होंगे। कैसे इमेजिन करोगे, ये वाला इससे ऐसे चिपका रहा होगा और ये वाला भी आपस में चिपके रहे होंगे, समझ रहे हो? तो उन्होंने ये पाया कि एक जिग्सॉ फिट देखने को मिलता है किसमें, कॉन्टिनेंट्स के बीच में। और ये केवल जिग्सॉ फिट केवल इस तरीके का नहीं है, ये सिर्फ साथ में रॉक्स भी जो है ना, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी मैच होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर?
यस यस सर। अब उन्होंने इस तरीके से क्या बताने की कोशिश की कि अगर ये जिक्सॉ फिट हो रहा है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी टाइम पे आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहे होंगे और फिर उसके बाद ये अलग हो गए होंगे एक दूसरे से। सिंपल। इसके बाद आगे का पॉइंट लिखो। चाहो तो इसके बाद एक डायग्राम बना सकते हो, ये अच्छा भी रहेगा। अगर आंसर्स अगर आप लिखते हो ना तो बनाने की कोशिश करना। इसके बाद आप बेस्ट एग्जांपल अफ्रीका का ही है। डायग्राम कैसे बनानी है वो देख लो। सबसे पहले ऐसे बनाओ, बनाते जाना। मैं स्लोली बता रहा हूँ, लेकिन बना पाओ ठीक से इसलिए बता रहा हूँ। फिर ऐसे बनाना है सी। फिर एक छोटा सा क्या बोलते हैं, चोंच या बर्ड बीक होती है ना, उस तरीके का ये बनाया। और इसके बाद एक ऐसे बना दिए। इसके बाद ऐसे बनाया ऊपर, ये वाला पार्ट। और ये वाले पार्ट से ऐसे गए। कैसे गए? थोड़ा सा लाइक नॉट 45 डिग्री, इधर नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे गए। और इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा कर्व कर्व करके इसको ऐसे लेकर के आ गए। ये किसके तरीके से दिख रहा है? कोई राइनो होता है, राइनो किसी गेंडे वेंडे को जानते हो ना, देखा होगा। यस सर। ये तो उसका जो सीन होता है, इसे हॉर्न ऑफ राइनो कहा भी जाता है एक्चुअल में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है, तो ये राइनो के हिसाब से ही कहा गया है। फिर ये ऐसे लेकर के आ गए, तो हमारा अफ्रीका बन गया। साउथ अमेरिका कैसे बनाना है? 3 लाइन खींच दो ऐसे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और इसके बाद जैसा ये सी बनाया था ये वाला, वैसे ही एक सी बनाना है ऐसा, थोड़ा सा ऐसा। और फिर एक लाइन ऐसे खींच दी। कैसे? थोड़ा सा कर्व करते हुए ऐसे। और फिर इस चिपकाना मत दोनों को, वरना डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। और ऐसे कर दे। ठीक है। आइडियली आइडियली साउथ अमेरिका ऐसा बनता है आपका, कुछ ऐसा होगा, देखना मैप में। हमने यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम बना दिया, बट इट इज सफिशिएंट टू शो एग्जामिनर कि हाँ, हम साउथ अमेरिका और अफ्रीका को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इतना एरिया शेड करके दिखा देना है। ऐसे डायग्राम बनानी है। और फिर इसे एक बॉक्स में रखना है, और बॉक्स के नीचे लिखना है फिगर डैश जिग सॉ फिट। हो जाए तो बताना बच्चों। हो गया सर। हो गया। ये शिवानी होगी। हो गया सर। चलो, हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका आज के टाइम पे हम इतना दूर बनाते हैं, वो एक टाइम पे इस तरीके से कभी फिट रहे होंगे। समझ रहे हो? इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक दिन अल्फ्रेड वेगनर अपने घर पे बैठे हुए थे, और जैसे पजल्स होती हैं तो उसी तरीके से वेगनर ने क्या किया था कि कॉन्टिनेंट्स के पजल लेकर के आए थे। पजल क्या लेकर के आए थे? उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के कटिंग बना रखी थी सारे, और उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ा दिया। और बच्चे ने क्या किया कि उसको पजल समझ के ऐसे ही चिपकाना शुरू कर दिया एक दूसरे के आसपास कि कौन सा कहाँ फिट होता हुआ दिख रहा है। और उसी टाइम पे उनके दिमाग में एक आइडिया ये जनरेट हुआ कि हाँ, जो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लैंड है वो कभी एक जगह पे रही ना हो, क्या पता वो अलग अलग जगह पे रही हो। और उन्होंने इस चीज को ही देख करके सबूत ढूंढना शुरू किया। लेकिन ये कहानी है, इसका कितना सच है कितना गलत है ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है। लेकिन ये सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि एक जिक्सॉ फिट की बात हो रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली बार एक वीडियो दिखाई थी जिसमें कॉन्टिनेंट सब एक साथ थे और उसके बाद अलग अलग होते गए थे।
तो वो क्या दिखा रहा था कि ये कॉन्टिनेंट चिपके हुए थे। इसके लिए उन्होंने सबूत क्या दिया है कि भाई जिग्सॉ फिट है, जहां पर रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो सिमिलर दिखाई देता है। नेक्स्ट लिखो। ये केवल हमने बात करी है शेप की, कि कॉन्टिनेंट्स के जो शेप हैं वो इस तरीके मैचिंग दिखाई देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रॉक्स की। तो रॉक्स का कैसे बताओगे? तो लिखो इसे, जियोलॉजिकल एविडेंसेस denotes that Caledonian, ठीक से लिखना स्पेलिंग, Caledonian एंड हर्षिनियन माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ Atlantic are similar and identical। लिख लिया? यस सर। ठीक है, आगे लिखो, इसी में ही लिख लो स्पेस दे करके। द एप्लेशियन माउंटेन्स ऑफ, कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर compatible to the mountain system, mountain systems of वेस्टर्न कंट्रीज का नाम ही लिख लो, आयरलैंड और आयरलैंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, एप्लेशियन माउंटेन्स और माउंटेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसे समझो। पिछला हमने पढ़ा कि भाई कॉन्टिनेंट्स थे, वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी एक सिमेट्री दिखाई दे रही है, जिग्सॉ फिट कहते हैं उसे। ठीक है। दूसरा अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो रॉक्स हैं, यानी कि जो माउंटेन्स हैं, रॉक्स माउंटेन्स समझ रहे हो, अगर रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स से बनते हैं मिलके। ठीक है। मिनरल्स बनते हैं कंपाउंड से मिलके, कंपाउंड एलिमेंट से और एलिमेंट एटम से। ठीक है, एटम से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड, कंपाउंड से मिनरल, मिनरल से रॉक्स। ठीक है। रॉक्स के टाइप्स होते हैं, वो आगे पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इग्नियस, इग्निशियस और मेटामॉर्फोस और सेडिमेंट्री। इनकी डिटेल बाद में पढ़ोगे। जो रॉक्स थे, जो हमें नॉर्थ अमेरिका के इस एरिया में मिले, या फिर जिस तरीके का माउंटेन्स इस एरिया में देखने को हमें मिलते हैं, वो बिल्कुल मैच करते हैं किस एरिया के, यूरोप के इस एरिया से।
इधर ही आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसको एरिया को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप। कैसे? ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखवाया मैंने आपको, नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप, आयरलैंड। द एप्लेशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कंपेटेबल विद द माउंटेन सिस्टम ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप। इसका मतलब क्या है कि जो इधर के माउंटेन्स मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका सब समझ पा रहे हो ना? एक तो इतना शांत है सारे बच्चे, आज पता भी नहीं चल रहा है कि यस समझ सर। पा रहे हैं कि यस यस सर, आ रहा नहीं। है समझ। यस सर। ओके ओके, ठीक है, हम बीच लोग बीच में यस सर यस सर बोलते रहना। इसलिए शोर नहीं कर रहे हैं सर कि आपका फिर रिदम टूट जाएगा वो बताने में, इसलिए। ओहो, काफी मैच्योर है बच्चे। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माय रिदम। तो इस चीज को मैं कैसे समझा सकता हूँ? ऐसे समझो कि इस तरफ जो नॉर्थ अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है, इसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कह लो या ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका कह लो, ये जो एरिया है इधर पहाड़ों की एक रेंज है, माउंटेन की एक रेंज है। माउंटेन रेंज मतलब कि पहाड़ों की एक पूरी पूरी एक श्रृंखला, पूरी की पूरी एक लाइन। ठीक है, तो इधर जो माउंटेन रेंज है इसे हम कहते हैं एपलेशियन। ठीक है, इस तरफ भी एक माउंटेन रेंज है जिसे हम कहते हैं रॉकीज। ये केवल नाम है, इसके पीछे मत ढूंढने लग जाना कि क्यों लिखा गया है। ठीक है, ऐसे सिलेबस खत्म नहीं होगा। जैसे हमारे वालों को हिमालयास कहा गया, ऐसे ही इन वालों ने, इन्होंने अपने वाले को एप्लेशियंस कह लिया, इधर वालों को रॉकीज का। जो इधर जो माउंटेन्स है ना, इन माउंटेन से ये वाले माउंटेन मैच करते हैं। कैसे मैच करते हैं? क्योंकि माउंटेन्स जो अलग अलग जगह पे अर्थ पे मिलेंगे, अलग अलग माउंटेन्स की एक तो अलग अलग हाइट है। दूसरी बात, अलग अलग माउंटेन्स का जो स्ट्रक्चर है, कोई माउंटेन्स ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकते हैं, कोई इस तरीके से भी हो सकते हैं। माउंटेन्स ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं माउंटेन्स। ठीक है ना? तो ये जो माउंटेन के स्ट्रक्चर हैं इधर के, कहाँ के? यहाँ के एप्लेशियंस के, ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले माउंटेन्स के स्ट्रक्चर से मैच करता है। तो ये क्या साबित करता है कि दोनों तरफ एक ही तरीके के माउंटेन का स्ट्रक्चर, रॉक्स को भी हम ढूंढ रहे हैं तो वो भी एक ही जैसे। तो क्या है ऐसा जो मतलब ये दोनों ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि ये चीज हमें और कहीं नहीं देखने को मिल पा रही है। उसका रीजन यही बताया गया कि हो सकता है किसी दिन नॉर्थ अमेरिका इस एरिया से मिला हुआ हो। ठीक है, एक ये है। इसके अलावा यही माउंटेन्स का स्ट्रक्चर जो अफ्रीका, आपको बताया था अफ्रीका में इधर एटलस रेंज है, ये वाली माउंटेन्स को अफ्रीका के एटलस कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये यूरोप के जो साउथ में एल्प्स माउंटेन है। अब बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ही ये जो माउंटेन्स हैं, ये एल्प्स माउंटेन भी हैं यूरोप में, उससे भी मैच करते हैं। तो ये कहा जाता है, इसके बेसिस पे एक अनुमान लगाने की कोशिश की कि हो सकता है कि ये वाला जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये कभी इस वाले हिस्से से मैच किया होगा, यानी चिपका हुआ होगा। तभी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों माउंटेन के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टू सेम है। समझ में आ गया इतना पार्ट? यस सर। गुड। ये एग्जाम्पल है और ये एक्सप्लेनेशन है ऊपर का, कि जियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि जो सेलिडोनियन माउंटेन्स और हर्षिनियन माउंटेन्स, अब ये कोई नाम नहीं है किसी पहाड़ों का। ठीक है, सेलिडोनियन और हर्षिनियन जो नाम ये दिए गए हैं, ये टाइम फ्रेम के हिसाब से दिए गए हैं कि जो पहाड़ 5,000 सॉरी 500 मिलियन ईयर्स पे बने होंगे। ठीक है ना? उनको बोल दिया था सेलिडोनियन। और जो 250 या 240 270 के बीच में जो माउंटेन्स बने थे, मिलियन ईयर्स में बने थे, उन्हें हर्षिनियन कह दिया था। तो ये पाया गया कि जो सेलिडोनियन टाइम पे जो माउंटेन्स बने, सेलिडोनियन माउंटेन्स जो हैं वो हर्षिनियन माउंटेन्स के साथ मैच करते हैं। सेलिडोनियन अमेरिका की तरफ मिलते हैं, हर्षिनियन यूरोप की तरफ मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है इस जियोलॉजिकल एविडेंस denotes Caledonian and Hercynian mountains of western and eastern coastal area of किसका? एटलांटिक। एटलांटिक के, ये रहा सॉरी, ये हो गया आपका, ये और ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका।
ये अटलांटिक है, इसका जो वेस्ट कोस्ट है और इसका जो ईस्ट कोस्ट है, इन दोनों के पास जो माउंटेन्स हैं, ये किसी इनके जो पत्थरों का जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता है। बस इस पूरी बात का मतलब ये है। सेलिडोनियन हर्षिनियन याद रखोगे, अच्छा है, थोड़ा सा एग्जामिनर पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और नहीं याद आता है तो सीधा लिख दो कि माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप वर फाउंड टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप अगर समझ गए हो तो ही लिख पाओगे। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। ये हम क्या बात कर रहे हैं, सबूत उन्होंने बताया, कहाँ बताया, जब वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट कर रहे थे, लोगों ने पूछा साइंटिस्ट ने कि भाई क्या तुम्हारे आधार क्या है इस थ्योरी का, तो उन्होंने बताया कि मैंने सेलिडोनियन और हर्षिनियन माउंटेन्स के जो स्ट्रक्चर है वो एक साथ देखे हैं। मैंने ये वाला बताया था तो लोग हंसने और लग गए थे कि अरे यार ये तो तुक्का भी हो सकता है ना, ये जिक्सो फिट है, क्या मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हो। दो एविडेंस हो गए, तीसरा एविडेंस क्या दिया वो लिखो। देयर इज marked similarity in fossils and vegetation remains found on eastern coast eastern coast of South America and western coast of western coast of Africa। ठीक है, इधर से क्या समझना है, जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया था इधर से ही समझ लो। जो मैंने रॉक्स बताए, इसी तरीके से यहाँ पर जो पेड़ पौधे हुए हुए थे, ये साउथ अमेरिका का तुम कॉन्टिनेंट समझ लो, ये अफ्रीका का। तो इधर जो फॉसिल एविडेंसेस जो मिलते हैं, इनके फॉसिल एविडेंसेस मतलब, फॉसिल एविडेंसेस समझते हैं कोई? यस सर। सर बताना बच्चा, सर औरों को भी जैसे बताओ, जो थोड़ा लाउडली बताना। सर मतलब फॉसिल एविडेंस वो होते हैं सर, मतलब पेड़ पेड़ और वैसे जीव जंतु जो मतलब बहुत दिन, मतलब क्या बताएं सर। सर सब बहुत कोशिश करो, बोलो। सर सर फॉसिल्स में जो पेड़ पौधे होते हैं वो, और जो जीव जंतु होते हैं वो जमीन के नीचे दब जाते हैं इरोजन की वजह से, तो वो फॉसिल्स सर बन मतलब जाते हैं। सर जो चीजें ऑर्गेनिक रिमेन से मिलती हैं, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक चीज है, पेड़ पौधे या डॉगी या कोई भी एनिमल, ठीक है, अगर वो हम्म, लाइक डेड हो जाता है तो उनके ऊपर लेयर बाय लेयर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिक मैटर फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, बट उस चीज को होने में बहुत ज्यादा ईयर्स लगते हैं। वेरी गुड। सब बच्चे समझ तो रहे थे, बता हर कोई नहीं पा रहा था, कोशिश अच्छी थी, अप्रिशिएबल। फॉसिल एविडेंसेस जैसा कि मैम ने सजेस्ट किया, मान लीजिए एक टाइम है जिधर पेड़ है, ठीक है, एक अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक हुआ तो ये क्या हो गया, ये पेड़ इसके अंदर रह गया, ठीक है, मतलब अर्थ के नीचे, जब मतलब स्लाइड हो गया, उसके ऊपर मिट्टी जमा होती गई होती गई होती गई। ये जो फॉसिल्स हैं, ये मतलब सॉरी जो वेजिटेशन है, पेड़ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉसिल्स में। ठीक है, फॉसिल्स का मैं इसके लिए फॉसिल वर्ड स्पेशली क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये जिंदा थे ना तभी अर्थ के अंदर ऑर्गेनिक स्टेट में ही, बिना जले बिना कुछ इनका डिस्ट्रॉय हुए, ये अर्थ के नीचे ऐसे के ऐसे ही दब गए थे। अब क्या होगा, जब दबेंगे तो नीचे टेम्परेचर भी ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। उसकी वजह से इनके जो केमिकल कंपोजिशन होंगे, केमिकल कंपोजिशन मतलब कि ये जिस केमिकल के बने हुए होंगे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस आने की वजह से ये कुछ और में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज के आप देखते होंगे पेट्रोलियम, ठीक है, तो जो पेट्रोलियम हमें मिलता है वो ऑर्गेनिक फॉसल से ही बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जो कोल्स मिलते हैं
वो भी ऑर्गेनिक फॉसिल्स के ही बने हुए होते हैं। तो जब इधर अल्फ्रेड वेगनर क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने देखा है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो एरिया कनेक्टेड है, जो मैं बता रहा हूँ एरिया कनेक्टेड, इन दोनों में फॉसिल एविडेंसेस भी सेम है, यानी दोनों तरफ मुझे फॉसिल सेम मिले हैं। इससे क्या सजेस्ट होता है कि ये दोनों लैंड मास किसी दिन पास में रहे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि उधर रॉक भी बराबर एक जैसी मिल रही है, फिट भी अच्छा खासा हो रहा है, फिर उधर जो फॉसिल्स हैं वो भी है ना एक तरीके से मैच हो रहे हैं। ये क्या सजेस्ट करता है कि ये कभी ना कभी कॉन्टिनेंट पास में रहे होंगे। तो जब आप आंसर्स लिखोगे तो पहला पॉइंट लिखोगे किस चीज के ऊपर, जिग्सॉ फिट, दूसरा लिखोगे जियोलॉजिकल एविडेंसेस और तीसरा लिखोगे फॉसिल एविडेंसेस। फॉसिल एविडेंसेस में आपका वेजिटेशन भी आ जाता है और एनिमल्स भी आ जाते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ लो। नो सर, ऑल क्लियर। नो सर, नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, बिहेवियर। आप बिहेवियर क्यों लिखना, ऐसे लिखो पिकुलियर बिहेवियर ऑफ सर्टेन एनिमल स्पीशीज। नीचे लिख लेना एक एग्जांपल, लेमिंग्स। अब इसे समझो, लेमिंग्स कौन होते हैं, मतलब जैसे चूहा होता है ना उसी तरीके के ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो सर ये लेमिंग्स, शाकाहारी होते हैं ना? हाँ अब इतना मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने केवल आंसर के हिसाब से पढ़ा, होते होंगे, चूहा भी शाकाहारी होता एनसीईआरटी है। में है, ये शाकाहारी जीव होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो लेमिंग्स, अब लेमिंग्स का यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पिकुलियर बिहेवियर, यानी पिकुलियर मतलब कि एक एबनॉर्मल या फिर हटके एक इनका बिहेवियर होता है। उससे भी पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। अब सोचो कि उन्होंने ये कैसे अंदाजा लगाया, एनिमल के बिहेवियर से ही पता कर लिया। सोचो होता क्या था कि आज के टाइम पे जब देखा जाता है तो ये होता है, यूरोप का जो ये पार्ट है, तो इस रीजन में लेमिंग्स मिलते हैं। क्या? अब ये लेमन्स के साथ सिनेरियो क्या है कि जब इनकी पॉपुलेशन इस एरिया में बढ़ने लग जाती है जरूरत से ज्यादा, तो ये लोगों की आदत है इस तरफ। हाँ बेटा। मेरा आगे का सारा छूट गया जो आप पढ़ाएं, क्योंकि अभी मैं कॉलेज से आ रही हूँ, इसीलिए। कौन बच्चा है, नाम सर बताओ। तरन्नुम, तरन्नुम सर। तरन्नुम का छूट गया, तो तरन्नुम को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें। किसी का मैसेज पेंडिंग है आई गेस, लेट मी सी। फॉसिल एविडेंस, यस सर। डायनासोर, बरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, वेरी गुड। मतलब लड़के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट दे आर इन लाइब्रेरी, तो हो सकता है कि वो बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये हम क्या थे, लेमिंग्स। लेमिंग्स की बात कर रहे थे, इस तरफ लेमिंग्स मिलते हैं। इनकी एक आदत होती है कि जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है तो ये वेस्ट की तरफ भागने लग जाते हैं, शिफ्ट होने लग जाते हैं। और वेस्ट की तरफ भागते भागते क्या होता है, एक सिनेरियो कि वो एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो ओशियन है, ओशियन यानी वाटर बॉडी, पानी, ये लैंड है। वो इस तरफ भागते भागते आते आते और इसमें आके कूदने लग जाते हैं, नहाने के लिए नहीं, उनको पता भी नहीं रहता कि इधर ओशियन है। उनकी एक जनरेशन टू जनरेशन हैबिट है कि वेस्ट की तरफ भागो, कब, जब पॉपुलेशन बढ़ने लग जाए। ये लेमिंग्स की आदत होती है और इसको मास सुसाइड भी कहते हैं। ये अक्सर देखा गया कि ये लोग आकर अपना सुसाइड, कहा जाता है वैसे, लेकिन वो सुसाइड कर नहीं रहे होते हैं, वो भागने की उनकी आदत होती है, पानी में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। कई सर लोगों ने इनकी सोच, सर हाँ इनकी जी। लेमिंग्स की एक स्टोरी है एनसीईआरटी में 11th की, मैंने कल पढ़ी थी। तो सर हम्म इनके बारे में लिखा हुआ था, जो ये स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। और हम्म जहाँ पे सर अभी कॉन्टिनेंटल हुआ था ना, तो ये लोग
जो यहाँ पे जो ग्रीनलैंड था ना, मतलब वेस्ट की तरफ, वहां पर ये लोग घास फूस ज्यादा खाते थे क्योंकि ये लोग शाकाहारी होते थे। तो जब हम्म। कॉन्टिनेंटल हुआ, मतलब तो ये जो वहां का जो महाद्वीप था जो ग्रीन था, मतलब जहाँ पे घास फूस थी, तो वो खिसक के बहुत हम्म। आगे चला गया था और बीच में पानी आ गया था। तो उसी की हाँ। तलाश में इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी ना, बहुत संख्या में ज्यादा थे। तो ये लोग वहां पे जाते थे, हम्म। उसमें कूदते थे और उस ग्रीनलैंड की तरफ जाते थे उसको खाने के लिए। ये कहानी थी उसकी। तो हाँ, इसी चक्कर अब अच्छा, ये कहानी आपने किस में पढ़ी थी, मतलब सब्जेक्ट एनसीईआरटी कौन में सा है था? सर। एनसीईआरटी हाँ में भी है सब, सर, एक खुल्लर की बुक है। ये नहीं भूगोल की सब्जेक्ट कौन किताब सा है। था? अच्छा, ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी में ही था। अच्छा अच्छा। सर ये ठीक है, तो खुल्लर बात की वही है किताब है, सेम। उनकी में है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो है ना, जैसा कि बच्चे ने बोला, बिल्कुल अप्रोप्रिएटली वो पूरी बात सही है, सच है। होता क्या है कि साइंटिस्ट ने एक पेक्युलियर बिहेवियर देखा लेमिंग्स के बीच में, कि जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स की बात हो रही है वो यहीं पर ही है। ठीक है, जो अब ये जो माउंटेन्स का जो रीजन है, इधर से ये लोग वेस्ट की तरफ भागते हैं जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और इधर वाटर मिलता है, तो ये इधर आके कूद जाते हैं और इसी में ये लोग मर जाते हैं अक्सर। सोचा कि कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो जानबूझ करके मरेगी। उनके पास और भी ऑप्शन है, ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, वेस्ट की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं? तो फैक्ट इज, जैसा बच्चे ने कहा कि इधर ग्रीनलैंड मिलता है। ये बात अलग है, उन्होंने ग्रीनलैंड वेजिटेशन की वजह से कहा, लेकिन उसको वेजिटेशन की वजह से नहीं कहा जाता। इधर की जो रॉक्स है ना, वो ही ओलिवाइन रॉक से बना हुआ है ये। तो ओलिवाइन जो कलर होता है ना, वो ग्रीन होता है, ग्रीन से सिमिलर होता है, तो इसीलिए उसको ग्रीनलैंड बोला जाता है। वो एक अलग फैक्ट है। बट ये बात सही है कि वो एक टाइम पे इस तरफ जो जमीन थी वो जुड़ी हुई थी। जुड़ी होने की वजह से उनका जनरेशन टू जनरेशन ये आइडिया है कि वेस्ट की तरफ जाओ, इधर आपको और जगह खाने पीने के लिए मिल जाएगी। हुआ क्या, कॉन्टिनेंट तो इस तरफ हट गया, बीच में पानी आ गया और उनकी आदत अभी तक नहीं गई। तो ये पिकुलियर बिहेवियर भी हमें बताता है कि एक टाइम पे कॉन्टिनेंट पास में जुड़े हुए होंगे। समझ गए? यस सर। तो peculiar behavior of certain animal species, example lemmings, lemmings, lemming have tendency to run towards western direction during population explosion। इतना ही लिखने से एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा क्या कहना चाह रहा है। इसके आगे आगे स्टोरी लिखोगे तो या तो स्टोरी लिख लो या फिर आंसर लिख लो। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला एविडेंस क्या होगा? ये क्या है, सबूत दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था सिमिलरिटी ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, यहाँ पे केवल ये फॉसिल्स की बात कही थी। वेजिटेशंस में भी एग्जांपल हमें देने पड़ेंगे कि उन्होंने क्या बोला था। तो उन्होंने बोला था कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये नाम अच्छे से याद कर लेना, कल पूछूंगा मैं सबसे। ग्लॉसोप्टेरिस, GLOSSOPTERIS, ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा। फ्लोरा फौना के बीच में डिफरेंस जानते हैं ना सब? नहीं जानते? इंडिया, साउथ मैं तो अफ्रीका। जानता नहीं अच्छा। सर। हाँ जी। तो जानते हैं बट ओ बेटा, आपकी आवाज कट रही है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। फेयर इनफ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लॉसोप्टेरिस फ्लोरा इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि एंटार्क्टिका में भी मिलते हैं। एंटार्क्टिका एटसेट्रा proves that all the all the land masses were previously
was previously यूनाइटेड कह लो, टुगेदर कह लो, और previously together in the form of Pangea। लिख लिया? ग्लोसोप्टेरिस के स्पेलिंग गलत मत लिखना, GLOSSOPTERIS। ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा in India, South Africa, Australia, Antarctica proves that all the land masses were previously together। अब इसको भी तुम डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हो चाहो तो। करोगे क्या? एंटार्क्टिका बनाओगे ऐसे, इसके साथ में इधर से ऑस्ट्रेलिया बनाओगे ऐसे, इसके साथ इंडिया बनाओगे ऐसे, फिर इधर बनाओगे अफ्रीका। अभी सिखाया था ना, वैसे ही बनाना है ऐसे, और इसी के साथ ही बनाओगे साउथ अमेरिका ऐसे। नाम ना लिखो कोई बात नहीं, खिचड़ी सी बन जाएगी, वैसे भी नाम लिखोगे तो उसकी जरूरत नहीं है। बना लिया सबने? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ग्लोसोप्टेरिस नाम की एक प्लांट स्पीशी है, यानी एक पौधा है, या ट्री बोल लो, पौधा कह लो। तो ये स्पीशी ग्लोसोप्टेरिस, ये इंडिया में भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इन तीनों रीजन्स में मिलती है, अंटार्कटिका में भी। इन तीनों चारों एरियाओं में ये स्पीशी मिलती है। आज के टाइम पे अगर देखो मैप में, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स में हजारों किलोमीटर का डिफरेंस है। अब प्लांट का स्प्रेड, जो प्लांट होते हैं उनकी जो स्पीशी है, उसका स्प्रेड बहुत स्लो होता है। कैसे? पॉलिनेशन सबने पढ़ा होगा। पॉलिनेशन क्या होता है कि एक पौधा है, उसका फ्लावर होता है, उसका ऊपर ऐसे होते हैं, इसके ऊपर बी बैठेगी या फिर आंधी चलेगी, आंधी चलने से ये दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे, दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे, इनके फिर सीड जर्मिनेट होंगे, सीड होंगे, सीड गिरेंगे यहाँ पे। अब इसी तरीके से प्रोसेस आगे चलता जाएगा, और ये कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर्स की रेंज में ही लिमिटेड रहता है, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर के एक्सपेंस में कोई इस एरिया से इस एरिया तक पहुंच पाता है। 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का डिस्टेंस प्लांट्स कवर कर पाते हैं थ्रू मूवमेंट ऑफ सीड्स, सीड्स या फिर पॉलिनेटर्स के मूवमेंट से प्लांट का एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह पर हो पाता है। अब ये जो ग्लोसोप्टेरिस की बात कर रहे हैं, ये अफ्रीका में भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अंटार्कटिका में भी है। कैलकुलेट किया गया कि ये सबका पॉलिनेशन होने में कितना टाइम लगा होगा, तो पता गया कि ये जब स्पीशी आई होगी ना, उससे भी पहले, उससे भी ज्यादा टाइम लग चुका होगा, अगर वो इस मेथड के हिसाब से फैल रहे होंगे। इवन पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा समुद्री एरिया, पानी में जाने के बाद सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो हुआ क्या होगा? हुआ यही होगा कि ये कॉन्टिनेंट सब एक साथ होंगे, इधर ये स्पीशीज सब आपस में फ्लोरिश की होंगी, फिर ये कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए अपनी अपनी डायरेक्शन में, और इधर इसीलिए इधर ये स्पीशीज के एविडेंसेस। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये रहा। इसको आप लोगों को बिल्कुल ठीक से याद कर लेना है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी थ्योरी का। क्वेश्चन बनते हैं तो इसी से बनते हैं। इस पर क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये एविडेंसेस कितने हद तक सही थे या फिर कितने हद तक गलत थे। इन चीजों को यूज करते हुए आपको आगे जस्टिफाई करना है, यही क्वेश्चन का आंसर। अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट जो है वो है 6th पॉइंट, वो है ग्लेशियल एविडेंसेस। लिखो, द एविडेंसेस ऑफ कार्बोनिफेरस
ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन ऑफ ब्राजील, BRAZIL, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया। इसे भूलना मत, पेनिनसुलर इंडिया लिखना ही लिखना है। पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। फर्दर proves that the land masses were unified at certain point of time। इसको कैसे समझोगे? ये लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है। जिस तरीके से ग्लॉस ऑफ टेरेस के एविडेंसेस मिलते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स पे, जिन जिन का नाम लिखवाया, उसी तरीके से ये वाला इंडिया है, ये छोटू सा जो दिख रहा है ना, ये इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया जो इसमें हमने लिखा हुआ है उसको समझना क्या कहते हैं। जो इंडिया का मैप ये है, पेनिनसुला मतलब, पेनिनसुला मतलब होता है कि कोई भी एक लैंड मास जो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हो। तो इंडिया का कौन सा पार्ट है जो 3 डायरेक्शन से पानी से घिरा हुआ है? यही वाला। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। इस तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल, इस तरफ अरेबियन सी, और इस तरफ इंडियन ओशन। तो पेनिनसुलर इंडिया इतने एरिया में आप सभी को मालूम होगा, आज की डेट में कोई बता सकता है कहीं पर बर्फ गिरती है? यस नो? बी अटेंटिव यार, ऐसे काम नहीं चलेगा इतना, मतलब कुछ तो हाँ ना में जवाब दो। सर किसी को क्या मालूम है? क्या क्या सर क्या पूछा आपने? आपने क्या हाँ, हम पूछा ये सर? पूछ रहे हैं बेटा कि इतने एरिया में इंडिया के कहीं पे स्नो स्नो गिरती है? किसी को नो पता है सर। इधर कोई नहीं नो नहीं सर। नहीं नहीं। नो नहीं सर। सर। नहीं नो गिर, सर, नहीं नहीं है ना? गिरती। इतनी नीचे वाले एरिया में नहीं होती है स्नोफॉल। इसी एरिया में तो होता है। हाँ, इसी एरिया में होता है बस। लेकिन इस एरिया में भी ग्लेशियर के होने के सबूत मिले हैं। हो सकता है। हो सकता है। ग्लेशियर के होने के सबूत क्या है? ग्लेशियर के होने पे इररेटिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कोई रॉक होगी, उसके ऊपर एक और रॉक, उसके ऊपर एक और रॉक, उसके ऊपर एक और रॉक, या तो ये मिलेगा, या फिर कि ग्लेशियर जब ऐसे चलता है तो इसका वजन इतना होता है कि इसके नीचे जो रॉक्स होती हैं उसको एकदम पाउडर बना देता है। इसको हम कहते हैं ग्लेशियल टिल्स। तो ये ग्लेशियल टिल्स या इस तरीके के स्ट्रक्चर पेनिनसुलर इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। ये हमें क्या सजेस्ट करता है कि या तो इस जगह पर कभी ग्लेशियर रहा होगा, या फिर इंडिया ऐसी जगह पे रहा होगा जहां पर ग्लेशियर्स बन सकते हैं, यानी जहां बर्फ पड़ सकती है। तो इंडिया पे ग्लेशियर इधर कोई क्लाइमेट रहना तो मुश्किल है, बिकॉज इतना एरिया कितना 23.5 डिग्री से नीचे पड़ता है। और इधर मैंने आपको बताया हीट सरप्लस एरिया होता है, और हीट सरप्लस एरिया में ग्लेशियर के होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि 0 के बराबर है। तो इससे साबित यही होता है कि इंडिया भी एक टाइम पे ऐसी लोकेशन पे रहा होगा जहां पर ग्लेशियर रहे होंगे। होता क्या है, आपने कभी पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, आइस एज मूवी किसी ने देखी है? यस सर, मैंने देखी है। आइस एज देखी है ना? उसमें वो एक छोटी सी गिलहरी होती है, हाँ वो सर, एक उसी वो की वजह से सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। हाँ, वेरी गुड। तो होता क्या है कि
आइस एज का कंसेप्ट ये बताता है कि अर्थ कुछ मिलियंस ईयर्स या 100,000 ईयर के बाद एक ऐसे टाइम फेज में पहुंचती है जहां पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो गिरने लग जाता है। इसे बोलते हैं ग्लोबल कूलिंग। यस सर। और जब ग्लोबल कूलिंग होती है तो ये जैसे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इधर ही तो आज के टाइम पे आपको ज्यादातर स्नो मिलेगी। स्नो या फिर कह लो कि आप आइस। अब जब ग्लोबल कूलिंग होती है तो ये आइस ना और भी एरिया की तरफ फैलने लग जाती है, और भी जितने एरिया हैं उनको भी कवर करने लग जाती है। तो हो सकता है कि किसी टाइम फ्रेम में जब पेंजिया रहा होगा तो ग्लोबल कूलिंग हुई होगी, और ग्लोबल कूलिंग की वजह से जो बर्फ है उसका एक्सपेंस वो इतने एरिया पे पहुंचा होगा। और ये वाले एरिया में, जैसा कि आपको बताया था, साउथ वाला एरिया क्या था? गोंडवाना। और गोंडवाना लैंड का पार्ट इंडिया भी था, याद होगा। यस ये सर। सब है ना। तो ये जो बर्फ है ये इंडिया के ऊपर भी पहुंची होगी, इसीलिए यहाँ पर आपको ग्लेशियल एविडेंसेस मिलते हैं। आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि सर्च करोगे कि इंडिया में कौन सी जगह पे, विच प्लेसेस आर देयर इन इंडिया वेयर कार्बोनिफेरस ग्लेशियल एविडेंसेस आर फाउंड। आई होप कि आप इस चीज को ढूंढ के और ग्रुप पे पोस्ट करोगे। फेयर एनफ। यस सर। यस सर। यस ठीक है। सर। इसी तरीके के इंडिया के जो ग्लेशियल एविडेंसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, और साउथ अमेरिका के भी साइड जो मैंने आपको लिखवाया ब्राजील, जहां पर आज के टाइम पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। सोचो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिर्फ 0 डिग्री से लगभग 20 डिग्री की रेंज में मिलते हैं ज्यादातर केसेस में। इस एरिया में कोई चांस नहीं है कि बर्फ बने, टेम्परेचर ही इतना ज्यादा होता है। और इस एरिया में ग्लेशियल एविडेंसेस मिले हैं। तो इसका एक ही आंसर हो सकता है कि ये जो एरिया रहा होगा ब्राजील वाला, ये भी साउथ पोल के आसपास रहा होगा। यानी कि ये एरिया उस रेंज में, उस क्लाइमेटिक जोन में रहा होगा जहां पर बर्फ बनती है। यहाँ पर आपका एविडेंसेस पार्ट खत्म हो जाता है, इतना ही काफी है। एग्जाम में ये 6 पॉइंट लिख के आ जाओगे, मोर देन सफिशिएंट है। ग्लॉस ऑफ टेरिस के बाद टिरानोसोरस, कुछ डायनासोर के भी एविडेंसेस भी होते हैं, लेकिन हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सर कल एक आपके बच्चा मेरे से। सर हाँ आपके बेटा। जो ये मैप मैप के डायग्राम वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे बनते हैं। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं लेकिन इतनी क्लियर नहीं आते। आपकी तो यहाँ स्क्रीन पे भी इतनी क्लियर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगी है। मैं ये भी नहीं कहता बहुत अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन आप लोग भी 1-2 महीने की प्रैक्टिस के बाद इतना बनाने लग जाओगे। ठीक है। ओके सर।